नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपूर्ण कथनों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम 3 दिनों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो यह सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निबंध की महत्ता को बताते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है कि गद्य लिखना कवि और लेखकों की कसौटी माना जाता है, उस कसौटी पे लेखक को खरा उतरना पड़ता है। तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध उसमें गद्य विधा में सबसे प्रमुख होता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। देखिए, निबंध के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह उक्ति है। यह दोनों निबंध से संबंधित है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था, कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। उसने कहा था किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह कथन है। गुलेरी जी का यह कथन है, उसने कहा था। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी जगत में प्रसिद्ध हो गए। तो उसने कहा था बुद्धू का काठा। यह सब आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ हैं। तो उनकी कहानियों की विशेषता बताते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि उसने कहा था कहानी अद्वितीय कहानी है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। उसने कहा था कहानी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अभी उन्होंने कहा था कि यह कहानी हिंदी कहानी में सर्वोत्तम कहानी है। और उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखते हैं कि इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलने की कोई अपेक्षा नहीं है। उसने कहा था कहानी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि इसकी कहानी इतनी अच्छी है कि कहानी ही सारे वृत्तांतों का वर्णन कर दे रही है, पात्रों को कहने का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। तो पूछेगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह किसने कहा है? तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं। द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आचार्य रामचंद्र फिर लिखते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। देखिए, अभी उनके निबंधों के बारे में ऐसी टिप्पणी किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि उनका निबंध बातों का संग्रह है, उनका लेख। और यहाँ पर लिखते हैं कि द्विवेदी जी के लेखकों को पढ़ने के लिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि लेखक बहुत मोटी बुद्धि वाले पाठकों के लिए यह लेख लिख रहा है। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। नेक्स्ट कथन देखते हैं। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूथे हुए शब्दों का गुच्छों का एक अटाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्यों के बारे में लिखते हैं कि यह अनुप्रास, समास और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या है? एक अलंकार है। और समास
समास और अनुप्रास में गुथे हुए शब्द गुच्छों का एक अटाला है। अटाला माने ढेर, बहुत बड़ा एक ढेर है शब्द गुच्छों का। यह पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है। यह किसके बारे में लिखे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में फिर लिखते हैं कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है। अभी बातों का संग्रह का है, अभी दोबारा कह रहे हैं कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं है। नहीं, देखिए, जगन्नाथ प्रसाद मिश्र के चतुर्वेदी के बारे में यह लिखते हैं कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह का है। आज पंडित राज जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के निबंधों को क्या कहे हैं कि उनके अधिकांश निबंध, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं है। यह पंडित राज जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के समकक्ष में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलता है और किसी लेखक में नहीं मिलता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ की गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती। नेक्स्ट देखते हैं, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकालीन कवियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल रीतिकालीन कवियों के बारे में क्या लिखते हैं। समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते हैं, एक निर्णयात्मक और एक व्याख्यात्मक। समालोचना के बारे में क्या लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते हैं, एक निर्णयात्मक और एक व्याख्यात्मक। एक व्याख्या करके आलोचना किया जाता है और एक आलोचना निर्णय करके किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना एक निर्णयात्मक आलोचना की श्रेणी में आता है। वह डायरेक्ट बोल दिए हैं कि इनका डायरेक्ट निर्णय दे दिए हैं कि ये कवि ऐसा है। वह व्याख्या करके नहीं दिए हैं, डायरेक्ट बता दिए हैं कि इनकी रचना ऐसी है तो उनकी रचना वैसी है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक पुस्तक के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों को दूसरे मोहल्लों वालों को परिचय कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र आलोचना के रूप में नहीं। कि यह मोहल्लों के बातों का संग्रह, अभी बातों का संग्रह कहे थे, अब मोहल्लों में भी बात होती है, तो यह भी कह दिया कि एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक पर पहुंचाने का कार्य इनका निबंध आलोचना करता है, एक स्वतंत्र आलोचना नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और आप सब सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। प्रसाद जी शुक्ल जी का नेक्स्ट कथन क्या है कि प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या लिखते हैं कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना है और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी जी के नाटकों में रक्षाबंधन श्रेष्ठ है। देखिए, यह जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में और प्रेमी जी के नाटकों के बारे में तुलना किए हैं
कि प्रसाद जी का नाटक, और प्रसाद जी के किस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक माने हैं, तो स्कंदगुप्त के नाटक को, स्कंदगुप्त नामक नाटक को सर्वश्रेष्ठ माना है, जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अच्छा बंधन कहानी किसकी है, तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है। नेक्स्ट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, केवल प्रो नगेंद्र की सुमित्रा पंत की पुस्तक ही ठिकाने की मिली है, कि केवल प्रोफेसर नगेंद्र की और सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। छायावाद की आलोचना के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि केवल छायावाद में एक प्रोफेसर नगेंद्र हैं और एक सुमित्रा नंदन पंत हैं, उन्हीं की पुस्तकें ठिकाने के मिली है, बाकी तो सब व्यर्थ है। छायावाद की आलोचना के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। काव्य के बारे में क्या लिखते हैं कि काव्य अधिकतर भाव व्यंग्यात्मकता और वर्णनात्मकता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखते हैं कि गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त के बारे में क्या लिखते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। तब पूछेगा मैथिली आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हल्के में मत लीजिएगा, उनके एक एक कोटेशन को, एक एक लाइनों को, एक एक प्रश्न बना के परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उनके कथन को हल्के में मत लीजिएगा। और सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं, कि अहंकारी कवि नहीं है, एक सामंजस्यवादी कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें मिलता है, इनके काव्यों में। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में इनका कितना अच्छा सोच है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आलोचना ही सबके लिए, मैथिली शरण गुप्त के लिए यह कथन है। सबके बारे में तो बुरा ही सोचते हैं, किसी न किसी का नुक्स निकालते हैं, लेकिन देखिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में कितना अच्छा लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन है। छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के अर्थ क्या है कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन है। छायावाद के बारे में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिख कर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी जी वर्मा है। महादेवी जी वर्मा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि छायावाद केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी के काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं उनका जीवन क्या था। उनका मतलब महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि महादेवी वर्मा का जीवन क्या था। जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। नहीं, पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में लिखे हैं कि पंडित सत्यनारायण कवि रत्न का जीवन क्या था। जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक। इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक किसको मांगने हैं,
तो मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को माने हैं। तो छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट है, असीम और अज्ञात प्रीतम की प्राप्ति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्वारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बढ़ गई। छायावाद के संबंध में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन है छायावाद के संबंध में कि छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा है। प्रतीकवाद वो क्या कहते हैं? सिंबॉलिज्म कहते हैं, सिंबॉलिज्म। नेक्स्ट कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा। तो पूछेगा छायावाद को चित्र भाषा किसने कहा? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अभिव्यंजना पद्धति किस वाद से संबंधित है? तो छायावाद से संबंधित है। अभिव्यंजना पद्धति किस वाद से संबंधित है? तो छायावाद से संबंधित है। और किसका मानना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। छायावाद के संबंध में नेक्स्ट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि पंत, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला इत्यादि और सब कभी प्रतीकवाद, प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। देखिए, अभी छायावाद को प्रतीकवाद पद्धति का, चित्र भाषा शैली प्रयोग किए और फिर जयशंकर प्रसाद निराला को इन वाद के कवियों में समाहित कर दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंत, प्रसाद निराला इत्यादि और कई सारे कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कवि कहलाए। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है छायावाद के परिप्रेक्ष्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कि अन्योक्ति पद्धति का आलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। छायावाद के संबंध में क्या लिखते हैं कि अन्योक्ति पद्धति का आलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। क्योंकि देखिए, अन्योक्ति ही बोली है महादेवी वर्मा, बादल से, झरनों से, पशु पक्षियों से अन्योक्ति है। उनके प्रीतम के, उनके अज्ञात प्रीतम के बारे में वह कथन है, लेकिन इन प्राकृतिक चित्रों, प्राकृतिक वस्तुओं पे उन्होंने अन्योक्ति के रूप में उनका अवलंबन माने सहारा लिए हैं। तो यह छायावाद का विशेष लक्षण है, अन्योक्ति पद्धति। छायावाद के परिप्रेक्ष्य में फिर लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। कि छायावाद का संबंध द्विवेदी युग का प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? इतिवृत्तात्मकता। तो छायावाद का जन्म कैसे हुआ? कि छायावाद जब द्विवेदी काल की जो रूखी हुई इतिवृत्तात्मकता विशेषता थी, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। ऐसा मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। देखिए, छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता क्या माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कि लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रयोग, प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को सिंगारिक विप्लम्ब काव्य कहा है। कि जयशंकर प्रसाद के जो आंसू नाम का कृति है, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, 3 महाकाव्य हैं। आंसू, झरना, लहर, कामायनी। तो यह आंसू को एक सिंगारिक, वियोग सिंगारिक, विप्रलम्ब माने वियोग सिंगारिक कृति माना है आंसू को।
ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। देखिए, पूछेगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा नाम भक्ति काल का किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं, यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदयग्राहिणी है और कभी भावुकता का परिचय देता है। सुदामा चरित के बारे में नरोत्तम दास सुदामा चरित के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह पंक्ति लिखते हैं, यह कोटेशन, कि यद्यपि यह छोटा है, सुदामा चरित रचना एक छोटा रचना है, लेकिन इसकी बहुत सरस और हृदयग्राही है। यह रचना बहुत सरस और हृदयग्राही है और कवि की भावुकता का परिचय देता है। और सुदामा चरित के लेखक कौन है, तो नरोत्तम दास हैं। इसी में न है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिंधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग जल से पग धोए। यही है नरोत्तम दास का सुदामा चरित। छोटा है परंतु यह बहुत सरस है और सबके हृदयग्राहिणी है, हृदय को ग्रहण हो जाता है। तो इसी में कवि का भावुकता का परिचय यह सुदामा चरित देता है कि वह नरोत्तम दास किसने भावुक कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नरोत्तम दास के बारे में कितना अच्छा कथन कहे हैं। नेक्स्ट कथन देखिए, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्र का तो वह कोना कोना झाँक आए हैं। सूरदास के समय में इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। तो पूछेगा, सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं, इतना ही दूर से पूछ देगा कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट कथन है, रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। छत्रसाल और शिवाजी की वीरता पूर्ण रचनाओं के कारण भूषण कवि थे। वह शिवाजी की वीरता और छत्रसाल की वीरता को अपनी रचनाओं में लिखे। इसी कारण भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो पूछेगा, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा। अब घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। शुक्ल जी का एक एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक कथन इनका अनमोल रत्न के समान है, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सब हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के बारे में लिखे हैं। घनानंद को प्रेम का पीर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। देखिए, घनानंद के बारे में दोनों कथन कितना सुंदर है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट है, घनानंद के विषय में फिर कथन कहने जा रहे हैं। देखिए, ये तीसरा कथन है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब देखिए, रीतकाल के देव कवि के बारे में क्या लिखते हैं कि रीतकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। प्रतिभा संपन्न कवि किसको माने हैं, आचार्य देव को, कि रीतकाल के सभी कवियों में बड़े ही प्रतिभा संपन्न देव कवि हैं, ऐसा मानना शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है,
आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा क्या थे? एक रसिक कवि थे। बोधा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीति काल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। इसीलिए रीति काल के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल के अनुसार चिंतामणि हैं। नेक्स्ट देखिए, केशव दास के बारे में क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा। तो पूछेगा कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्यों कहे? कि उनका शब्द बहुत क्लिष्टता थे, उनकी रचनाएं बहुत क्लिष्ट थी। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है, चिंतामणि को माना है, इसीलिए रीतिकाल का प्रवर्तक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है। रश्मि जी कह रहे हैं कि मैम क्लास बहुत अच्छी है। हाँ, क्लास तो अच्छी है, आप सब ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो रीतिकाल का नामकरण आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है। उन्होंने मध्य के काल के दूसरे भाग को रीतिकाल कहा। तो रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से किया है। तो देखिए, पूछेगा कि प्रताप नारायण मिश्र का अन्य नाम आचार्य शुक्ल ने क्या रखा? तो एडिशन रखा, और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उनके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के बारे में यह कथन कहा है कि आलोचना उसको नहीं कहते हैं कि बुराई बस करते जाओ, लेकिन ग्रामीण भाषा में तो आलोचना बुराई को कहते हैं, लेकिन साहित्यिक भाषा में नहीं है। साहित्यिक भाषा में आलोचना उसी को कहते हैं जो किसी काव्य की अच्छी तरह या गद्य की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण, दोष आदि का निर्धारण करता है, उसी को आलोचना कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करने वाले आलोचक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो रामविलास शर्मा माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा माने जाते हैं। दोनों आलोचक अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, महत्वपूर्ण हैं कि भाषा, साहित्य और समाज को सबको एक साथ रखकर उनका मूल्यांकन करने वाले आलोचक दो ही माने जाते हैं, एक तो रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरे रामविलास शर्मा हैं। चिंतामणि और रसमीमांसा शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ हैं। चिंतामणि और रसमीमांसा शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि कविता क्या है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही लेख है कि कविता क्या है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में राष्ट्रानुवाद आदि शुक्ल के अनमोल रत्न माने गए हैं। इतने सारे रत्न कविता क्या है निबंध में समाहित है। यह सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य है, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो शुक्ल का प्रथम निबंध का नाम क्या है? साहित्य है, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई।
सरस्वती पत्रिका से तो सब लोग परिचय होंगे। आचार्य शुक्ल मनोवैज्ञानिक आलोचक के जनक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल क्या है? मनोवैज्ञानिक आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शुक्ल विचारात्मक निबंध को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। निबंध कई प्रकार के होते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, ऐसे निबंध कई सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन विचारात्मक निबंध को ही वो सर्वश्रेष्ठ माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेहा कर रही हैं मैम जी, क्लास बहुत अच्छी है, आप लोगों की देन है। मिंटू जी कह रहे हैं कि यह क्लास कब तक चलेगी? क्लास तो बहुत बड़ी है देखिए, लेकिन हम आधे घंटे से ऊपर नहीं पढ़ाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा तो हम अगले लेसन में पढ़ा देंगे। वैसे शुक्ल सीरीज बहुत लंबी चौड़ी है। अभी तो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रकरणों को पढ़ाना है। अभी तो एक गद्य काव्य और विभिन्न कालों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को हम पढ़ा रहे हैं। हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया है। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं, यह दूसरी बात है। आचार्य शुक्ल ने समालोचना के कवियों के बारे में यह कथन कहा है। आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। तो पूछेगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? रसवादी हैं कि अलंकारवादी हैं कि रीतिवादी हैं? तो आचार्य शुक्ल क्या है? रसवादी आलोचक हैं। शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। शुक्ल रस को क्या मानते हैं? कि हृदय की मुक्तावस्था रस को मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह देखिए IMP लगा दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण कथन IMP लगा दीजिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता, कल के सेशन में भी यह कथन आ गया था और देखिए आज के सेशन में भी आ गया। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे ही कविता कहते हैं। कविता क्या है? निबंध से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन लिया गया है। उन्होंने कविता के बारे में यह कथन कहा है। नेक्स्ट कथन है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से क्या होती है? कविता की आयु बढ़ती है। कविता जितने ही नाद और स्वर में गाया जाता है उतनी ही अच्छी लगती है। तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं कि छायावाद के बहुत निंदा किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसीलिए छायावाद के निंदक माने जाते हैं। नेक्स्ट कथन है, झांसी के पद्मावत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य कहा। तो पद्मावत को प्रबंध काव्य सबसे श्रेष्ठ प्रबंध काव्य किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम माना है और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया माना है कि जब मुस्लिम राज्य हमारे देश में लागू हुआ, मुस्लिम आए, तभी भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि उनसे आहत होकर भगवान के चरणों में जनता अपना रुख कर ली। तो भक्ति आंदोलन को मुस्लिम शासकों की प्रतिक्रिया बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको खंडन कर दिए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा,
श्रृंगार वश ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी के रूप में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, कविता क्या है? निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। यह कविता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसीदास की भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के और तुलसीदास की जो भक्ति मार्ग हैं वह मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। इन सब निबंधों को व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि श्याम सुंदर दास ने आत्मकथा में यह स्वीकार करते हुए लिखा भी है कि आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को, कि शब्द सागर में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास छपा था हिंदी शब्द सागर के रूप में, लेकिन बाद में वह अलग होकर हिंदी साहित्य का रूप धारण कर लिया। तो वही श्याम सुंदर दास ने अपने आत्मकथा में यह लिखे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शब्द सागर ने बनाया और शब्द सागर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और शब्द सागर ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बनाया, कि शब्द सागर ही ऐसा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जिससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रसिद्धि मिली, इसीलिए शब्द सागर ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बनाया। ऐसा मानना श्याम सुंदर दास जी का है। शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्ल जी की मृत्यु पर जैसी शोक कविता निराला ने लिखी है वैसी आज तक किसी के मृत्यु पे नहीं लिखी गई है। कि शुक्ल जी की जब मृत्यु हुई तो निराला जी ने बहुत अच्छी शोक कविता लिखी, वैसा आज तक किसी के मृत्यु पर ऐसा शोक कविता नहीं लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में साहित्य काव्य में रहस्यवाद आदि निबंधों से सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। नेक्स्ट कथन है, शुक्ल जी ने पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की। रस मीमांसा के बारे में यह आचार्य शुक्ल के बारे में यह लिखा गया पंक्ति है। अब देखिए शुक्ल क्या लिखते हैं कि लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही रस दशा है। यह रस के बारे में कविता के बारे में शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है, सूरदास को शुक्ल ने प्रेम का जिसके अंतर्गत पालन एवं रंजन आते हैं। कवि का मानना है कि तुलसी को करुणा का जिसके अंतर्गत लोक रक्षा का भाव आता है। यह शुक्ल जी का कथन है तुलसीदास के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास शुक्ल जी के आदर्श कवि हैं। तुलसीदास को शुक्ल जी एक आदर्श कवि मानते हैं। तुलसी को ही केंद्र बिंदु में रखकर शुक्ल जी ने अपना आलोचना का मानदंड निश्चित किया। देखिए तुलसीदास के बारे में ही आलोचना सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो 40 मिनट का क्लास हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। कैसा लगा सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे सभी बड़े छोटे भाई बहन आप सबके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।